हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे यूनिट 4 से रिलेटेड है। चैप्टर ये यूनिट 4, और यूनिट 4 में ये चैप्टर 6 के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका पूरा पार्ट आपको पेड ग्रुप में मिलेगा। हमारे पेड बैच जो है दिसंबर 2024 के लिए लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, तो आप उसमें पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, और जो हमारा ऐप है जहाँ पर पेड क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, तो अभी टेस्ट सीरीज, कंबाइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर 2 के, और 50 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर 1 के। ठीक है, ये 10 मॉक टेस्ट होंगे, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो फीस है वो सारी डिटेल आपको जो है दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश माध्यम से दोनों बैच जो है पेपर 1 के लिए कविता मैम पढ़ाती हैं, ये बाईलिंगुअल पढ़ाती हैं। और पेपर 2 सोशल वर्क जो है हिंदी में मैं टीच करता हूँ, और इंग्लिश में सीपी यादव सर बाईलिंगुअल टीच करते हैं। ठीक है, तो आप ये कोर्स के बारे में आई होप अवगत होंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी ज्वाइन कर लें, टाइम कम है। जो लोग प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। बहुत अच्छे से कवर किया गया है, और ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कोर्स से रिलेटेड डिटेल। अब हम चर्चा करते हैं अपने चैप्टर पे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे यूनिट 4 चैप्टर 6 से रिलेटेड है, और इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऐप पे अपलोड है। तो हम यहाँ पर देखेंगे भारत में सामाजिक आंदोलन। देखो, सामाजिक आंदोलन क्या होता है? समाज में जो विभिन्न प्रकार की कोई व्यवस्था है, जैसे समाज के उस दौर के लोग उसे बदलना चाहते हैं, या कोई ऐसी व्यवस्था लाई गई है जिसे समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या कोई ऐसी बुराई है जो समाज में लोगों को परेशान कर रही है, तो विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस और समय के अनुसार परिवर्तन हुए हैं, आंदोलन हुए हैं। तो समाज में जो परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन होते हैं उन्हें हम सामाजिक आंदोलन के रूप में देखते हैं। ठीक है, भारत में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा विभिन्न आंदोलन, सामाजिक आंदोलन हुए हैं, जिसमें हम सती प्रथा, ठीक है, को दूर करने के लिए राजा राममोहन राय द्वारा जो आंदोलन किया गया। ठीक है, इसके अलावा बाल विवाह को रोकने के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, तो इस प्रकार बहुत प्रकार के जो है आंदोलन हुए हैं। सुधार आंदोलन हुए हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं। तो सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए होते हैं। ठीक है, समाज में कोई परिवर्तन लाना होता है, या समाज में कोई ऐसी व्यवस्था है जिसे बदलना होता है, तो इसके लिए जो है कभी कभी यथास्थिति की रक्षा में भी आंदोलन हो जाते हैं। कि कोई ऐसी व्यवस्था है जिसे बदला जा रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए भी आंदोलन होते हैं। तो ऐसे जवाबी आंदोलन भी उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक आंदोलन का जो दायरा है वो काफी डायनामिक है, काफी विस्तृत है। ठीक है, ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। कभी कभी समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उनको रोकने के लिए भी आंदोलन होते हैं, अगर उनका परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी व्यवस्थाएं जो समाज को पसंद है लेकिन उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो उसके लिए भी आंदोलन होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया गया और ब्रह्म समाज का गठन किया गया। ठीक है, तो इसके विरोध में लोग होते हैं। सती प्रथा के रक्षकों ने धर्म सभा का गठन किया। ठीक है, और अंग्रेजों ने सती प्रथा के विरुद्ध में कानून न बनाने की प्रार्थना की। ठीक है, और सती प्रथा के विरुद्ध मतलब कानून लाया गया कि सती प्रथा को रोका जाएगा। जब सुधारकों ने लड़कियों की शिक्षा की मांग की तो कई लोगों ने जो है इसका विरोध किया। ठीक है, कि ये समाज के लिए विनाशकारी होगा, यानी कि हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ लोग उसका विरोध करते हैं तो कुछ लोग उसका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सती प्रथा के विरुद्ध कानून की जब बात हुई तो कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया। हालांकि वो समाज के सुधार के लिए जरूरी था, इस वजह से उसमें राजा राम मोहन राय को सफलता मिली। सामाजिक आंदोलन भी विरोध के विशिष्ट तरीके विकसित करते हैं, जैसे कि मोमबत्ती, ठीक है, जैसे हम कैंडल मार्च कहते हैं, मशाल की रोशनी वाले जुलूस, नुक्कड़ नाटक, कविता के माध्यम से, कपड़ा प्रदर्शन करने की, कुछ लोग काले झंडे का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है विभिन्न माध्यम से सामाजिक आंदोलनों का प्रदर्शन किया जाता है, सामाजिक आंदोलन को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा, सत्याग्रह, चरखे का प्रयोग, उपवास, ठीक है, तो इस प्रकार के जो है भूख हड़ताल, इस प्रकार के जो है साधनों का प्रयोग किया सामाजिक आंदोलन को जो है संचालित करने में। तो हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलनों का जो क्रम है वो जो है लगातार बदलता रहा है। कुछ नए तरीके के आंदोलन निकल कर आए हैं,
वो भी हम देख लेते हैं कि वो नए तरीके के आंदोलन कौन से हैं। भारत में हाल के वर्षों में कई सामाजिक आंदोलन उभरे हैं। ये आंदोलन प्रकृति और तरीकों में भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। हालांकि उनके पास पर्याप्त साझा विचारधारा है। भारत में एनएसएम यानी कि जो है न्यू सोशल मूवमेंट की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहले हम विशेषताएं देख लेते हैं, फिर हम न्यू सोशल मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि हम्म, ये मुख्य धारा के औद्योगिक कारपोरेट पश्चिम की आलोचना करते हैं। यानी कि जो नए सामाजिक आंदोलन होते हैं क्या होते हैं, ये पश्चिम की आलोचना करते हैं, और जो मुख्य धारा के औद्योगिक कारपोरेट पश्चिम की आलोचना करते हैं, ठीक है। वे जनता या दलित भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हम जो है भारत की दलित जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे दलितों और आदिवासियों सहित उत्पीड़ित समूहों के लिए लड़ने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हम इन लोगों के साथ में खड़े हैं। इनमें से अधिकांश आंदोलन वैश्वीकरण के अवगुण के विरुद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो नए सामाजिक आंदोलन है उनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं। वो जो है वैश्वीकरण के अवगुण के विरुद्ध है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं नए सामाजिक आंदोलन और गांधीवाद का क्या लिंक है। गांधीवाद सामाजिक कार्रवाई के सिद्धांत जैसे कि सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, अहिंसा, नैतिकता, ठीक है, इन मूल्यों पर जो है गांधीवाद जोर देता है और इनके माध्यम से कार्रवाई करने की बात करता है, वैकल्पिक ढांचा प्रदान करता है और विकास के यूरो केंद्रित दृष्टिकोण और विशेष रूप से पश्चिमी विज्ञान तकनीकों को अस्वीकार करने पर जोर देता है। यानी कि नए सामाजिक आंदोलन में हम ये देखेंगे कि नए सामाजिक आंदोलन और गांधीवाद में क्या बात है, क्या अंतर है। तो हम देखेंगे कि गांधीवाद क्या करता है, इन चीजों पर फोकस करता है, इन चीजों पे, और ये जो है पश्चिमी विज्ञान तकनीकी को आविष्कार मतलब जो है अस्वीकार करने पर जोर देता है। समाज कार्य की प्रगति में यानी समाज कार्य के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण कैसा है, रचनावादी है और सर्वोदयवादी है, सबके हित की बात करता है, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ठीक है, तो सबके हित की बात करता है, सर्वोदय की बात करता है, ठीक है। इसी प्रकार एक टर्म होता है अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय जिसमें सबसे अंतिम व्यक्ति के उदय की बात की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी जो गांधी का जो नए सामाजिक आंदोलन से उसको जब हम लिंक करके पढ़ते हैं गांधीवाद को, तो इस प्रकार की चीजें निकल कर आती है। रचनावादियों ने विकासोन्मुख समाज कार्य समूह को प्रेरित किया है, जबकि सर्वोदयवादियों ने संघर्ष उन्मुख सामाजिक कार्य समूह को बढ़ावा दिया है। तो हर विचारधारा का, हर जो है प्रक्रिया का अपना एक प्रसंग होता है, अपना एक संदर्भ होता है। रचनावादी गांव की आत्मनिर्भरता पर विश्वास करते हैं, जिससे अधिक समृद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों को अपनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वे इस प्रयास में राज्य को अपने सहयोगी के रूप में देखते हैं। विश्वास है कि राज्य गरीबों के उत्थान में लाभकारी भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो जो राज्य को अपने सपोर्टिव के तौर पर देखते हैं, और इस प्रकार यहाँ पर हम रचनावादी के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वर्ग आधारित आंदोलन, ठीक है। हमने कहा कि आंदोलन के विभिन्न प्रकार के नए नए स्वरूप निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसान और विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों को हम वर्ग आंदोलन आधारित आंदोलन कहते हैं। जैसे किसान वर्ग, किसान एक वर्ग है, ठीक है, जो विशिष्ट वर्गों से संबंधित है। यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके द्वारा जो उनकी उनसे संबंधित जो आंदोलन है वो कौन कौन से, और ये जो पार्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ से लास्ट बार भी क्वेश्चन आया था कि किसान आंदोलन में, जैसे कि बंगाल का विद्रोह है, तो बंगाल का विद्रोह क्यों हुआ था, तो कि ये भी किसान आंदोलन है, कृषि संघर्ष पूर्व अपने से काल से ये चले आ रहे थे आंदोलन। ये नील की जो खेती होती थी, ठीक है, नील बगान प्रणाली के विरुद्ध में थे, ठीक है, साहूकारों के विरुद्ध दक्कन में जो दंगे हुए, तो ये सब जो थे ये क्या थे, ये सब जो है किसान आंदोलन का ही पार्ट थी। इसके बाद हम देखेंगे बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह क्या होता है, तो ये सूरत में हुआ था। कभी कभी मैचिंग के फॉर्म में भी आ जाता है, जैसे कि नील बागान आंदोलन कब हुआ था, तो इसे हम बंगाल से लिंक करेंगे, बंगाल में हुआ था। बारडोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो इसे सूरत से लिंक करेंगे। कब हुआ था, तो नील बागान प्रणाली यानी नील आंदोलन, नील के विरुद्ध आंदोलन 1859 में हुआ था, और बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। तो इस प्रकार हमें इन चीजों को याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। राष्ट्रव्यापी सहयोग के हिस्से के रूप में एक गैर कर अभियान था ये, ठीक है, जो आंदोलन भूमि राजस्व का भुगतान करने से इनकार करने का अभियान था, ठीक है। तो ये एक गैर कर अभियान था, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था सूरत में, ठीक है। ज्यादा जानने की इसमें जरूरत नहीं, इतना प्रश्न आता है। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। कैसा आंदोलन था, तो एक गैर कर आंदोलन अभियान था ये।
तो इतनी चीजें हमें इसमें पर्याप्त समझ लेनी है बस। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें जो और भी आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह। जैसे हम सभी जानते हैं कि चंपारण जो है एक आंदोलन हुआ था जो कि नील की खेती के खिलाफ निर्देशित किया गया था। लेकिन हमें ये याद रखना है कि चंपारण है कहाँ पे, तो ये बिहार में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बिहार में ये आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था, 1917-18 में। ठीक है। तो ये आंदोलन कब हुआ था? हमने बताया 1917-18 में बिहार में हुआ था। तो हमें लिंक करना है कि चंपारण कहाँ हुआ था, ठीक है, नील आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है, बारदोली कहाँ हुआ था, ये सब चीजें। तो यहाँ पर बताया गया कि इस तरह जो है पहला संगठन स्थापित होता है जिसे हम बिहार प्रांतीय किसान सभा के नाम से समझते हैं। ये 1929 में स्थापित हुआ। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, क्योंकि लगातार जब आंदोलन हो रहे होते हैं तो संगठन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार संगठन भी स्थापित होने लगे। 1929 में ये संगठन बना जिसे हम बिहार प्रांतीय किसान सभा कहते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा भी लाया गया। आजादी के समय हमारे पास किसान आंदोलन के दो सबसे अधिक चर्चित मामले देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है तेभागा आंदोलन 1946-47, और एक है तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 के बीच। तो इसकी भी डेट हमें याद रखनी है। ठीक है, कि ये आंदोलन कब हुए थे। नक्सली आंदोलन की शुरुआत बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से हुई। ठीक है, और कब हुई? 1967 से। तो जब कभी नक्सली आंदोलन की लिंक करने के लिए आए तो आपको बंगाल से लिंक कर देना है। तो ये कब आंदोलन हुआ था? 1967 में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम श्रमिक आंदोलन के दूसरे पक्षों की अगर हम बात करें तो भारत में फैक्ट्री उत्पादन 1860 के दशक से आरंभ हुआ। यानी कि फैक्ट्री में उत्पादन की जो व्यवस्था है वो 1860 के दशक से शुरू होती है। और महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी टीएलए की स्थापना की। साथ ही 1920 में बॉम्बे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम एटेक कहते हैं, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही ट्रिपल स्टार टॉपिक है। तो जो एटेक है ये एक विविध विचारधारा वाला, एक व्यापक आधार वाला संगठन था जो कि कहीं न कहीं श्रमिक वर्गों के कल्याण से संबंधित था। इसके बाद अगर हम अन्य संदर्भों में बात करें तो मुख्य वैचारिक समूह इसके अंतर्गत ऐसे डांगे, एम एन राय के नेतृत्व वाले केमिस्ट इसके अंतर्गत शामिल थे। ए एम जोशी के नेतृत्व वाले रणपथी भी इसमें थे। विवेक गिरी और राष्ट्रवादी जवाहरलाल लाजपत राय और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग भी इसमें जो है शामिल थे। किसमें? एटक में। जातीय आधारित आंदोलन की अगर हम बात करें तो समाज की एक विशिष्ट जाति के नेतृत्व में होने वाले आंदोलन को जातीय आधारित आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इतने से हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंतर्गत जो अन्य मुख्य चीज है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। दलित आंदोलन। तो दलित आंदोलन क्या है? तो दलित शब्द आमतौर पर मराठी, हिंदी, गुजराती और कई अन्य भारतीय भाषाओं में उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है गरीब या उत्पीड़ित। ठीक है। मराठी में नए संदर्भ में इसका प्रयोग सबसे पहले नव बौद्धिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। तो नव बौद्धिक कार्यकर्ताओं को कौन गाइड करता था? इनका लीडर कौन था? तो बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर इनके लीडर थे। 1970 के दशक में ये आंदोलन शुरू हुआ और ये उन लोगों को संदर्भित करता है जिन्होंने जिन्हें उनके ऊपर के लोगों ने जानबूझकर तोड़ दिया, यानी कि कुचल दिया, यानी कि उनका अपमान किया। ठीक है, तो ये आंदोलन उनसे संबंधित है। नव बौद्ध आंदोलन की जब भी बात आए तो आप बाबा साहब अम्बेडकर से लिंक कर सकते हैं और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1970 के दशक। इसके बाद हम देखते हैं पिछड़ा वर्ग जातीय आंदोलन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओबीसी। पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग 19वीं सदी के अंत में देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से किया गया और ये शुरू होता है 1872 से, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में इसकी शुरुआत होती है। फिर 1918 में मैसूर रियासत में इसका प्रयोग होता है। 1925 में बम्बई प्रेसिडेंसी में अधिक व्यापक रूप से जो है इस शब्द का प्रयोग हुआ। 1920 के दशक से देश के विभिन्न हिस्सों में जाति के मुद्दे पर एकजुट होने वाले कई संगठन उभरे। उनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि संयुक्त प्रांत हिंदू पिछड़ा वर्ग लीग। ठीक है। तो जैसे जैसे की व्यवस्थाएं विकसित होती हैं उनसे लोग जुड़ते हैं और इसी प्रकार जो पिछड़ा वर्ग जाति आंदोलन है इससे भी लोग जुड़ते गए। इसमें एक और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना होती है। फिर अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग लीग की स्थापना होती है। इस प्रकार जो है नए नए जो है कह सकते हैं कि संगठन निकल कर आए। आजादी के बाद आपने देखा होगा काकलकर आयोग बना। विभिन्न प्रकार के आयोग जो है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, वो सब पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित थे। इसके बाद हम अगर आदिवासी आंदोलन की बात करें तो देश भर में फैले विभिन्न जनजातीय जो समूह होते हैं, ठीक है, जनजातीय समूह समान समस्या का सामना करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, लेकिन उनके बीच अंतर समान रूप से महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो उस चीज को हम देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत से जो आदिवासी हैं वो मध्य भारत में रहते हैं। ठीक है, मध्य भारत में आदिवासी बल जैसे कि छोटनागपुर का पठार है, संथाल परगना का क्षेत्र है। ठीक है, ओराव मुंडा, ये जो है आदिवासी जो है कुछ जनजातियों के नाम है। तो झारखंड में आंदोलनों के जो जो नेता थे, जिन मुद्दों के खिलाफ आंदोलन किए थे, जैसे कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं और फायरिंग के लिए भूमि का अधिग्रहण, संरक्षण और उपचार कार्य जो रुके हुए थे उनसे संबंधित चीजें, ऋण किराया और सहकारी देय राशि की वसूली जिसका विरोध किया गया था, वन उपज का राष्ट्रीयकरण जिसका इन्होंने बहिष्कार किया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, जो वहाँ के समुदाय था, जनजातीय समुदाय था, आदिवासी समुदाय था, उन लोगों ने इसका विरोध किया। तो इस प्रकार वहाँ पे आंदोलन उभर कर सामने आए। अब कुछ सिद्धांत होते हैं सामाजिक आंदोलनों के, जिसके आधार पर ये आंदोलन घटित होते हैं। तो सामाजिक आंदोलन सिद्धांत ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी क्यों होती है, ये किन रूपों में प्रकट होती है, और संभावित सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणाम कौन से हैं इसमें। तो सबसे पहले हम सिद्धांतों के तौर पर देखें तो एक है अभाव सिद्धांत। ठीक है, डिप्रीवेशन थ्योरी। अभाव सिद्धांत के अनुसार कुछ सामाजिक आंदोलन का जन्म तब होता है जब समाज में कुछ लोग या लोग कुछ समूह को लगता है कि वे किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा या संसाधन से वंचित हैं, यानी कि उन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अभाव सिद्धांत के तौर पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कि आरक्षण के लिए आंदोलन होते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है, क्योंकि जो आरक्षण चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्हें जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अभाव सिद्धांत के दो प्रकार होते हैं। 1 सेकंड गाइस, लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लेते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे अभाव सिद्धांत के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इन दो प्रकारों में एक होता है जो है एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन, यानी कि पूर्ण अभाव। पूर्ण अभाव क्या होता है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, पूर्ण अभाव, तो क्या है पूर्ण अभाव। अभाव सिद्धांत के अंतर्गत हम दो चीजें देखते हैं, एक होता है पूर्ण अभाव, एक होता है सापेक्ष अभाव, है ना। तो हमें उसे भी समझना है कि रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या है। तो पूर्ण अभाव को हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि समाज में कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये महसूस होता है कि उनके पास जो संसाधन होने चाहिए वो नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए वो संघर्ष करते हैं। सापेक्ष अभाव क्या होता है, जब पूर्ण अभाव एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें लोगों की आय बुनियादी आवश्यक जीवन स्तर बनाए रखने से नीचे गिर जाती है, यानी कि जो एक लेवल बनाने के लिए, लेवल मेंटेन करने के लिए जो है मिनिमम जो संसाधन होने चाहिए, जब वो नहीं होते हैं। ठीक है, जब उनसे भी उन संसाधनों को प्राप्त करने की स्थिति नहीं रहती है, उनसे नीचे आ जाती है सिचुएशन, तो हम इसे कहते हैं पूर्ण अभाव। ठीक है, जीवन की आवश्यक जैसे भोजन, आश्रय, ठीक है, कपड़ा, मकान, इन सब चीजों की जो है पूर्ति नहीं हो पाना, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम पूर्ण अभाव कहते हैं। लेकिन सापेक्ष अभाव में क्या होता है, इसे हम रिलेटिव डेप्रिवेशन कहते हैं। किसी व्यक्ति के आहार, जीवन शैली, गतिविधियों और सुविधाओं को बनाए रखने के लिए संसाधनों की कमी है। समूह उस समाज के आदि ही उन्हें व्यापक रूप से प्रोत्साहित या अनुमोदित किया जाता है जिससे वे संबंधित हैं। यानी कि इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे समूह हैं जो किसी के सापेक्ष अपने आप को रख के देखते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि वो चीजें उनके पास नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं संरचनात्मक तनाव सिद्धांत। संरचनात्मक तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, स्मिल्सर ने किया है। इस सिद्धांत में बताया गया है, इस बात की वकालत की गई, कोई भी उभरता हुआ सामाजिक आंदोलन बढ़ने के लिए 6 कारकों की आवश्यकता होती है। यानी कोई जो सामाजिक आंदोलन है जो उभर रहा है उसको बढ़ने के लिए 6 कारकों की आवश्यकता होती है। वो छह छह कारक कौन से हैं? सबसे पहले इसमें बताया गया किसी समाज में लोग किसी प्रकार की समस्या का अनुभव करते हैं, यानी कि
एक ऐसी समस्या होनी चाहिए जिसका सभी लोग उसको समस्या का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। कोई भी सामाजिक आंदोलन उभर कर आएगा तो कब उभर के आएगा, इसमें 6 कारक बताए गए हैं इस विश्व द्वारा संरचनात्मक तनाव सिद्धांत में। और सबसे पहला कारण बताया गया है कि कोई भी जो समाज होता है वो किसी भी प्रकार की समस्या का अनुभव करना चाहिए। ठीक है, कि एक समाज में जो लोग हैं वो सभी लोग एक प्रकार की समस्या का अनुभव कर रहे हैं। फिर उस समाज के लोगों को द्वारा ये मान्यता है कि ये समस्या मौजूद है। पहले तो अनुभव किया, फिर विश्वास हो गया कि नहीं, ये समस्या है, मौजूद है। जब समस्या मौजूद है तो समस्या समाधान बताने वाली विचारधारा विकसित होती है, और वो जो है अपना प्रभाव फैलाती है विचारधारा। जब कोई घटना या घटनाक्रम घटित होता है तो इस नवजात आंदोलन को एक वास्तविक सामाजिक आंदोलन में बदल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई जब विचारधारा विकसित होगी तो कोई न कोई घटना घटित होगी और इससे एक नई जो है आंदोलन उत्पन्न होगा, जिसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में बदला जाएगा। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए समाज, ठीक है, और उसकी सरकार बदलाव के लिए तैयार होनी चाहिए। यदि नहीं तो आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है संसाधनों का जुटाव होता रहता है। तो इस प्रकार 6 कारक इन्होंने बताए इसमें सर ने संरचनात्मक तनाव सिद्धांत में। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है सिद्धांत, और ये समझना है कि इसमें कितने कारक बताए गए हैं, सिद्धांत किसने दिया है, इस चीज को समझना है। इसके बाद हम देखते हैं संसाधन जुटाने का सिद्धांत। तो संसाधन जुटाने का सिद्धांत जो है, जब किसी समाज में कुछ व्यक्तियों को कुछ शिकायतें होती हैं तो वे ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं कि उन शिकायतों को कम करने के लिए, कुछ करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाएं। इस संदर्भ में संसाधन शब्द का तात्पर्य धन, श्रम, सामाजिक स्थिति, ज्ञान, मीडिया, समर्थन जैसी चीजों से है, और राजनीतिक अभिजात वर्ग आदि। ठीक। तो इस प्रकार जो है संसाधन के तहत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, तो ये सब चीजें मीडिया, सिचुएशन, सामाजिक स्थिति, धन, श्रम, ये। अब इसके अलावा जो है एक सिद्धांत है राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत। ये क्या कहता है, इसे भी समझ लेते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि सामाजिक आंदोलन को राज्य या प्रभावी सरकार की शक्ति से जोड़कर देखता है। क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत है तो ये जो है शक्ति से जोड़कर देखेगा। यदि सरकार की स्थिति मजबूत है और वो दमनकारी व्यवहार से भी ग्रस्त है तो संभावना है कि एक सामाजिक आंदोलन विफल हो जाए। यानी कि अगर सरकार बहुमत में है और उसका व्यवहार, उसका रवैया भी बुलडोजर नीति वाला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो है जो आंदोलन है उसको विफल कर सकता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे दूसरी ओर, यदि सरकार कमजोर है या असहमति वाले, यानी हम कह सकते हैं गठबंधन की सरकार है, तो क्या होगी, अधिक सहिष्णु होगी। ठीक है। इसमें संभावना अधिक है कि कोई भी सामाजिक आंदोलन को जन्म लेता है तो उसे बढ़ने और फैलने के पूरे अवसर मिलते हैं। तो राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत में 2 प्रकार की सिचुएशन होती है, जब सरकार बहुमत में होती है और जब सरकार गठबंधन में होती है। जब सरकार बहुमत में होती है तो वो खुल के फैसले लेती है, लेकिन जब सरकार गठबंधन की सरकार होती है तो खुल के फैसले नहीं लेती, उससे जो है और लोगों का, जो उसकी पार्टी में गठबंधन में जुड़े हुए हैं, उनकी राय लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद होता है जन समाज सिद्धांत। जन समाज सिद्धांत कहता है कि सामाजिक आंदोलन बड़े पैमानों में, बड़े समाजों में ऐसे व्यक्तियों से बने होते हैं जो महत्वहीन या सामाजिक रूप से अलग महत्वहीन महसूस करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक आंदोलन सशक्तिकरण और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं, अन्यथा आंदोलन के सदस्यों के पास कुछ नहीं होता। यानी कि जन समाज आंदोलन, यहाँ पर जब बड़े समाज में लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो क्या है, महत्वहीन है, तो वो इसके लिए एक एक प्रकार से सशक्तिकरण के लिए अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं और इकट्ठा होते हैं और अपने लिए कुछ करते हैं। ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके पास कुछ नहीं होगा। तो हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलन हैं, उनके विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं। अब हम नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। नए सामाजिक आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ये है कि वे मुख्य रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक हैं, और यदि हैं भी तो गौण रूप से राजनीतिक है। पहली बात तो राजनीति नहीं, अगर है तो गौण रूप से है। श्रमिक आंदोलन से हटकर, यानी कि जो श्रमिक आंदोलन है उनसे हटकर ये जो नए सामाजिक आंदोलन है, ठीक है, जो नागरिकता और प्रतिनिधित्व के विस्तार के साथ श्रमिक वर्ग तक पहुंच प्राप्त करने के राजनीतिक उद्देश्य का केंद्र था। युवा सांस्कृतिक आंदोलन जैसे कि नए सामाजिक आंदोलन सांस्कृतिक नवाचारों विकासों के माध्यम से सामाजिक गतिविधियां लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, नई जीवन शैली और पहचानों और प्रवर्तन के थ्रू ये कार्य करते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि जो नए सामाजिक आंदोलन होते हैं वो क्या करते हैं, वो नवाचार विकासों के माध्यम से सामाजिक गतिविधियां लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम कैडल की बात करें तो कैडल के अनुसार नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत आंदोलन संस्कृति पर केंद्रित है। ठीक है, ये उनकी
पहचान और संस्कृति, विचारधारा और राजनीति से उनके संबंधों पर भी ध्यान देता है। नए सामाजिक आंदोलन जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर टर्म बताया गया है एनएसएम, न्यू सोशल मूवमेंट, शब्द आंदोलनों का एक सिद्धांत है, सामाजिक आंदोलनों का सिद्धांत है, जो नए की बहुतायत को समझने का प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है। लगभग 1960 के दशक के मध्य से, अर्थात औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बाद, विभिन्न पश्चिमी समाजों में जो आंदोलन सामने आए, वे जो है नए सामाजिक आंदोलन के तौर पर देखे जाते हैं, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि पारंपरिक सामाजिक आंदोलनों से काफी अलग है। नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत विश्लेषण के लिए शास्त्रीय मार्क्सवादी सिद्धांतों की कर्मों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरे हैं। यानी कि जो शास्त्रीय मार्क्सवादी सिद्धांत थे, उनकी प्रतिक्रिया में ये जो है नए सामाजिक आंदोलन उभरे हैं। अगर नए सामाजिक आंदोलन यानी कि NSMAT, सामूहिक कार्रवाई के लिए कारण, यानी जो हमारे नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत हैं, सामूहिक कार्रवाई के लिए कारण कारकों को समझने के लिए जातीयता, लिंग और कामुकता जैसी सामूहिक पहचान की नई परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, जो नए सामाजिक आंदोलन सिद्धांत हैं, उनका उद्देश्य 1960 के बाद जो सिद्धांत आए हैं, सामाजिक आंदोलन जैसे कि महिला अधिकार की बात करते हैं, पर्यावरण आंदोलन की बात करते हैं, कारपोरेट विरोधी, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन के व्यवहार की व्याख्या करते हैं। मुख्य धारा के पश्चिम औद्योगिक कारपोरेट की ये आलोचना करते हैं, दलित भारतीय जनता के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो नए सामाजिक आंदोलन है, विभिन्न प्रकार से लोगों के हितों की बात करते हैं। दलित और आदिवासी सहित उत्पीड़ित समूहों के लिए लड़ने की बात करते हैं, उनकी सहायता के लिए ये जो है प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि नए सामाजिक आंदोलनों के जो विषय हैं वो काफी ज्यादा प्रभावशाली हैं। हेबरमास द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो नए सामाजिक आंदोलन है, नई राजनीति है। क्या बताया गया है कि नए सामाजिक आंदोलन नई राजनीति है, जो जीवन की गुणवत्ता, व्यक्तिगत आत्म प्राप्ति, मानवाधिकारों के बारे में है। जबकि पुरानी राजनीतिक आर्थिक जबकि पुरानी राजनीति आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सुरक्षा पर केंद्रित थी, और जो नई राजनीति है वो जीवन की गुणवत्ता, व्यक्तिगत आत्म प्राप्ति और मानवाधिकारों पर केंद्रित है। जबकि पुरानी राजनीति आर्थिक, राजनीति और सैन्य सुरक्षा पर केंद्रित थी। इसका उदाहरण समलैंगिक मुक्ति में दिया जा सकता है, जिसका फोकस राजनीतिक मुद्दे से लेकर सामाजिक और सांस्कृतिक एहसास और समलैंगिकता की स्वीकृति तक फैला हुआ है। इसलिए नए सामाजिक आंदोलनों को नया समझा जा सकता है, क्योंकि वे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वे सामाजिक है। तो हमें समाज में जो नई चीजें निकल कर आती हैं, उन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि नए सामाजिक आंदोलन नए राजनीति है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जो नए सामाजिक आंदोलन है, उसमें कुछ यहाँ पर सूची दी गई है, जिसमें से पशु अधिकार आंदोलन है, परमाणु जो परमाणु विरोधी आंदोलन है, युद्ध विरोधी आंदोलन है, विकलांगता अधिकार से संबंधित आंदोलन है, प्रभावी परोपकारिता से संबंधित जो बातें हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जो दुनिया को बेहतर बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों की पहचान करने के लिए तथा साक्ष्य और कारण को प्रूफ करने का प्रयास करता है। साथ ही जो एक वैश्विक पूंजीवाद विरोधी आंदोलन है, वो भी जो है नए सामाजिक आंदोलनों का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि नए सामाजिक आंदोलन और भारत में सामाजिक आंदोलन के प्रकार, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया। तो हमारी आज की वीडियो में इतना ही। और आप लोग जो है अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे जो नंबर दिए गए हैं उस पर जरूर क्लिक अगर जो है कांटेक्ट करें। ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो नई वीडियोज आती रहती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और आप हमारे इस नंबर पर 94 54 058 339 इस पर किसी भी समय किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।